हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ है, मुझे ये मालूम होनी चाहिए कि मैं क्वांटाइज जो है वो किस चीज़ को बोलता हूँ। हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है क्वांटाइजेशन। जब मैं कंटिन्यूस की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए आपने ए से बी जाना है, तो ए से बी का जो रास्ता है उसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं है, यानी कि हर एक वैल्यू पॉसिबल है ए टू बी जाते हुए। लेकिन जब मैं क्वांटाइजेशन की बात कर देता हूँ, क्वांटाइजेशन की जब मैं बात कर देता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ कि मुझे अगर ए से बी जाना है तो एक स्मूथ रोड नहीं है, बीच बीच में गैप्स हैं, बीच बीच में क्या है, गैप्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू है लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं है नहीं है। तो इस चीज़ को वही कॉल क्वांटाइजेशन। जैसे सपोज करो आप लोगों ने एप्पल परचेज करने हैं, तो आप एप्पल कैसे परचेज करोगे, 1 2 3 4। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 1.75 एप्पल दो, मुझे 1.801 एप्पल दो। आपको या तो एप्पल पूरा 1 मिलेगा या फिर एप्पल 2 मिलेगा। तो इसी तरीके से इस चीज़ को क्वांटाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं। लेकिन कंटिन्यूस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंटिन्यूस में लगातार कहानी चलती है, आपका कहीं पे भी कोई पॉइंट मिसिंग नहीं होता। तो हमारे पास क्या था, क्वांटाइजेशन के बारे में जो एविडेंस है उसके रिगार्डिंग जो है वो बात की जा रही है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। थोड़ी सी थ्योरी है यहाँ पे जो आप लोग को अच्छे से सुननी है और समझनी है। कुछ थ्योरी क्लास 10th की भी है जो आप लोगों ने की थी, तो अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है वो बात की है स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट, हमें पता है जो लाइट की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम से लाइट पास हो रही है उस मीडियम पर डिपेंड करता है कि लाइट की जो स्पीड है वो क्या होने वाली है। अब आपको पता है जो वैक्यूम है उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, एयर में ऑलमोस्ट इक्वल होती है, वैक्यूम में जितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे, ग्लास की बात करेंगे, डायमंड की बात करेंगे तो लाइट की स्पीड कम होती जाती है। वो डिपेंड करता है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और आपने शायद ये भी याद होगा, आपने 10th में किया था कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है, लाइट की जो स्पीड है उतनी ही वो कम होती है। तो ये तो बात हो गई पहली बात, क्या बात की जो लाइट की स्पीड है वो डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम से पास हो रही है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़, आपने 10th क्लास में ही साइंस में फिजिक्स में पढ़ा था कि जब वाइट लाइट, हमारी जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स की बनी होती है। जब आप उसको प्रिज्म में से पास करते हो तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और जो वो 7 कलर्स का बैंड बनता है उसे आप लोग स्पेक्ट्रम बोलते थे। तो स्पेक्ट्रम में क्या होता था, आपके पास एक प्रिज्म है, आपके पास एक प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म में से जब हम लोग वाइट लाइट पास करेंगे, ये एक स्लिट है, एक नैरो बीम वाइट लाइट की हम लोग यहाँ पर पास करवा रहे हैं। तो फिर प्रिज्म में से जब ये लाइट पास होती है तो क्या होता है, अगर ये प्रिज्म ना होता तो इस लाइट ने सीधे चले जाना था, नो डाउट। लेकिन प्रिज्म होने की वजह से मीडियम चेंज हो गया, तो हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से हर कलर का रास्ता अलग हो गया, और वो इस तरीके से 7 कलर्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई।
1 2 7 और बीच में 2 3 4 5 6। और आपको पता है कौन सा सीक्वेंस बनता था, विबग्योर। और इसके अकॉर्डिंगली सबसे नीचे कौन है, वायलेट है, और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। इसको एक और बात से हम लोग पढ़ते थे, जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड हुई है, लीस्ट बैंड, लेकिन जो वायलेट है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, बैंड होती है, जो आप लोग यहां से भी समझ सकते हो। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है मैक्सिमम, अगर हम लोग इनमें कंपैरिजन करते हैं, और जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ होती है मिनिमम। हमने प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस किया था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब है अगर रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेड कलर की मिनिमम होगी, और जो फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो वो 7 कलर्स में अपने आप को स्प्लिट कर लेती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिवाइडेशन थी, स्पेक्ट्रम, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की सारी रेडिएशंस आ रही थी, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट था विजिबल लाइट का, विजिबल पार्ट था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और ये वही 7 कलर्स हैं जो इस पार्ट को कवर कर रहे हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक। तो यही जो पार्ट है विजिबल का वो यहाँ पर स्प्लिट होकर हमें दिखाई देता है। अब ये कलर जो बनते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसमें जो रंग होते हैं वो एक दूसरे के अंदर समाये होते हैं, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। कि जैसे आपका वॉयलेट कलर में इंडिगो, मतलब ऐसे है जैसे सपोज करो वॉयलेट कलर की पट्टी है, तो इसी के अंदर से ही शुरुआत हो जाती है इंडिगो की, इसी के साथ ही शुरू हो जाएगा ब्लू। ये इतना ज़्यादा एक दूसरे में मिक्स होते हैं कि कई बार जब नेचुरली तरीके से रेनबो बनता है तो हमें आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती कुछ कलर्स की, तो कोई गैप नहीं है। तो वही बात आ गया, जब कोई गैप ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो मतलब जब मेरी वाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी तो ये 7 कलर्स में अपने आप को डिवाइड कर लेगी, और वो 7 कलर्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलता हूँ, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। और हाँ जी, लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है, जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये पूरे का पूरा हम लोग अब इसको कंसिडर कर रहे हैं, लाइट वाला पार्ट उसका एक हिस्सा है। तो जब ये रेडिएशन किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, इसको अपन इरेज कर देते हैं, जैसे कि ये एक मैटर है और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है। तो फिर क्या होता है, जब ये रेडिएशन किसी मैटर से टकराएगी तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर जो आयंस होंगे उस एनर्जी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। और अनस्टेबल क्योंकि उन्होंने एनर्जी जो क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब वो अनस्टेबल हो गए तो उसके बाद जब वो दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट पर आते हैं, ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करते हैं। और यही चीज़ हम लोगों ने अब अगले टॉपिक में सीखनी है। तो अभी आपने सिर्फ क्या देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही किसी मैटर के कांटेक्ट में आएगा तो उस मैटर के एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपके पास मैटर कौन सा है,
तो वो उसमें से कुछ एनर्जी का जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? वो हायर स्टेट में चला जाएगा। और जब वो हायर स्टेट में जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट पे आना पड़ेगा। आप घर में हो, आप घूमने के लिए कहीं भी चले जाओ, लेकिन वापस तो आपको घर में ही आना पड़ेगा, वही आपका परमानेंट रेजिडेंस है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एटम मॉलिक्यूल आयन कहीं पे भी चले जाएं, आना तो उनको दोबारा ग्राउंड स्टेट पर ही पड़ेगा अगर वो स्टेबल होना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को उनको क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। तो ये कहानी है जो अब ਆਪਾਂ शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली। ओके, एमिट रेडिएशन, यस ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेस तैयार। अब हम लोग बात करने लायक हो चुके हैं स्पेक्ट्रम की। दो तरह के स्पेक्ट्रम है हमारे पास। पहला है एमिशन स्पेक्ट्रम, और कुछ हद तक हमने बात वैसे कर भी ली है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में अब आप समझ लेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो पहले एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। जैसे क्लियर है, एमिशन का मतलब क्या होता है? रिलीज करना या बाहर निकालना, तो रिलीज करना। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडिएशंस को रिलीज किया जा रहा होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा। बात है कि इसको शब्दों को मतलब को तोड़ो। स्पेक्ट्रा तो हो गया वही स्पेक्ट्रम, लाइनिंग होगी कलरफुल लाइनिंग्स, और एमिशन का मतलब रिलीज करना। अब इन्होंने समझाया क्या हुआ है उस तरीके से देखिए। आपके पास कोई एक सैंपल है, कोई चीज सैंपल है आपके पास, कोई मटेरियल है, सपोज कर लो दिस इज द मटेरियल, और मैं इसको क्या कर रहा हूं? हीट एनर्जी दे रहा हूं। सपोज कर लो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एनर्जी देंगे तभी तो इसके पार्टिकल्स कुछ ना कुछ चेंज शो करेंगे, विदाउट एनर्जी थोड़ी शो करेंगे। तो हीट एनर्जी दी, तो जब ये पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे, तो जैसे हमने बात की, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड एक्साइटेड टू हायर स्टेट, एनर्जी स्टेट कह देते हैं आपको। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक एटम यहाँ पे है, एटम है यहाँ पे, एक एटम है, अगर हम लोग उसको एनर्जी दे देंगे तो एनर्जी लेके वो क्या करेगा? वो हो सकता है यहाँ पे चला जाए, हो सकता है वो यहाँ पे चला जाए, डिपेंड करता है ना कितनी एनर्जी आप दे रहे हैं। अगर सपोज करो आपकी जेब में 1 लाख रुपीज है, तो आप हो सकता है इंडिया के किसी जगह पर घूमने के लिए निकल जाओ, लेकिन अगर किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, 1 करोड़, तो हो सकता है आप इंडिया से बाहर चले जाओ। तो डिपेंड करता है ना कि आपके पास कितना अमाउंट है घूमने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एटम अपने ग्राउंड स्टेट पे है, हमने उसको एनर्जी दिया। अब इसके पार्टिकल्स में जो एटम्स होंगे, या हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो, या हो सकता है आइंस हो, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे कुछ पार्ट को, और उसको एब्जॉर्ब करके वो अगले हायर लेवल पर चले जाएंगे। अब देखिए, अगर सपोज करो मेरे पास एक सैंपल है और उसमें लेट मी से 10 लाख एटम्स हैं, 10 लाख एटम्स हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर आइंस हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सैंपल पे डिपेंड करता है। तो 10 लाख जो है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि जितनी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेट मी से जितनी एनर्जी उनको मिल रही है उसका वो 40% क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सारे मिलके कितना कर रहे हैं? 40%। अब कुछ एटम्स क्या करेंगी? ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, कुछ एटम्स कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी। तो इसीलिए जब ये 10 लाख एटम्स में से जितनी भी एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही हैं वो अलग अलग लेवल पर एक्साइटेड होंगी। मान लो कुछ एटम्स यहाँ पर एक्साइटेड हो गई, कुछ यहाँ पर हो गई, कुछ और हायर पे चली गई। डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो हमने पहले क्या किया? एक सैंपल लिया है, उसको हमने एनर्जी दी। अभी वो ग्राउंड स्टेट पे था, लेकिन एनर्जी गेन करके पार्टिकल्स
जो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी, वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी पर चले गए, हायर एनर्जी स्टेट पर चले गए। अब वो क्या करेंगे, जब वो हायर एनर्जी स्टेट पे चले गए तो हम लोग उसको बोल देते हैं एक्साइटेड सैंपल। हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड सैंपल बोल देते हैं। और जब इस एक्साइटेड सैंपल में से हम लोग रेडिएशन देखते हैं कि जो एमिशन हो रहा है, वो मुझे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे वो बनाऊंगा, मैं प्रिज्म बनाऊंगा। दिस इज ए डिटेक्टर, दिस इज प्रिज्म। हाँ जी, तो मैं क्या देख रहा हूं कि जब मेरा सैंपल एक्साइटेड स्टेट में चला गया और उसमें से जो रेडिएशन मेरी निकल रही थी, जब मैंने उसको प्रिज्म में से पास करवाया, तो मैं वहां पे क्या देख रहा हूं कि मुझे कुछ लाइंस वहां पर देखने को मिलती हैं, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि जैसे ये लाइन हो गई, और इसको मैं डार्क बनाऊं, ऐसे बना लो उसको याद रखने के लिए कि यहाँ पे प्रेजेंस है, फिर यहाँ पर बिल्कुल डार्क है, यहाँ पे प्रेजेंस है लाइन की, यहाँ पे अगेन डार्क है। ये ऐसे ऐसे कर लो, आपको दिखेगा, जैसे आप फिगर में देखोगे कि कहीं कहीं पे आपको लाइंस दिखाई देंगी और बाकी आपको डार्क जोन दिखाई दे रहा है। और यानी कि इन लाइंस की वजह से इसका एक और नाम है लाइन स्पेक्ट्रा। इसको अपना क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं। अब यहां पे हो क्या रहा है, जब एक्साइटेड सैंपल रेडिएशन एमिट करेगा तो फिर उसने क्या किया है, जब एक्साइटेड सैंपल एनर्जी को गेन करके अपने हायर लेवल पर चला गया, तो स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको वो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, जो रेडिएशन वो रिलीज कर रहा है, वो हमें इस नेचर की देखने को मिलती है। यानी कि अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आपको नहीं मिलता, क्योंकि जो सैंपल अपने पास है उसने सारी की सारी एनर्जी थोड़ी एब्जॉर्ब की, जितना परसेंट उसने एब्जॉर्ब किया वो एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पर चला गया, और जब वो वापस अपने ग्राउंड लेवल पर आ रहा है स्टेबल होने के लिए, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो वापस उसने रिलीज करवा दी, और जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की ही नहीं, वहां पर क्या बन गए, डार्क बैंड बन गए। तो दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो मुझे याद क्या रखना है, बड़ा ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। जैसे सपोज करो आई एम द सैंपल, मुझे एनर्जी मिली और मैं एनर्जी गेन करके हायर लेवल पर चला गया। सपोज करो मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मुझे एनर्जी मिली तो मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं हायर एनर्जी पे हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट पे जाना है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो आई विल एमिट, मैं एमिट करूंगा दोज रेडिएशन जो मैंने एब्जॉर्ब की थी, यानी जो मैंने उधार लिया था वो मैंने वापस कर दिया। तो फिर वहां पे जब मैंने इसको आउटकम ड्रॉ किया, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं पर लाइंस प्रेजेंट है, बाकी सारा पोर्शन क्या है, डार्क है। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन ये जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ओके, तो ये कहानी हो गई आपकी इसकी एमिशन स्पेक्ट्रम की। अब बात करेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर आपको एमिशन क्लियर हो गया तो एब्जॉर्प्शन समझना बेहद आसान हो जाएगा। और मैं तो सिंपल वे में आपको कहता हूँ कि सिंपल वे में दिमाग में रखो कि किसी चीज़ को एनर्जी दो तो वो एनर्जी गेन करके उछलना शुरू कर देगा। अगर उसको वापस ग्राउंड पे आना है तो जितना उसने मतलब एनर्जी गेन की है उसको रिलीज करनी पड़ेगी, बस।
अब है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये क्या होता है, अब इसकी बात करेंगे। जैसे एमिशन का मतलब था एमिट करना, रिलीज करना, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करना यानी कि टेक इन करना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या टेक इन कर रहा है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। ओके, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझने के लिए हम लोग पहले एक डायग्राम बना देते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले है वाइट लाइट। वाइट लाइट को पास करवाया है हमने एक मटेरियल के थ्रू, और ये मटेरियल क्या करेगा, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्बिंग सैंपल, और फिर जो लाइट है जो बच गई वो स्पेक्ट्रम प्रिज्म से पास करवाएंगे, और ये डिटेक्टर हमारे पास, दिस इज प्रिज्म एंड दिस इज द डिटेक्टर, और आउटकम हमें मिलेगी लाइक दिस। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये भी जो स्पेक्ट्रा है इसको भी हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, कहीं कहीं पर डार्क लाइट दिखाई देगी, डार्क लाइंस दिखाई देती हैं, तो उसमें उल्टे हैं दोनों कंसेप्ट। जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन है वो उल्टे कंसेप्ट, एक दूसरे की इनवर्स रेसिप्रोकल है। अब देखिए वहां पे क्या था, आपको ये ब्राइट लाइन दिखाई दी और उसके बाद आपको एक डार्क रीजन दिखाई दे रहा था, ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ, और यहाँ पर उल्टा केस है, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा लेकिन बीच बीच में आपको डार्क लाइंस दिखाई देंगी। अब ये क्या कंसेप्ट है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे व्हाइट लाइट देनी है, व्हाइट लाइट में सभी 7 कलर्स की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। एब्जॉर्बिंग सैंपल, कोई मटेरियल रखा हुआ है, उसने क्या करना है, कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट के कुछ पार्ट को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लेट मी से आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि 25% लाइट इसने उसकी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, तो आगे कितनी परसेंट लाइट फ्लो करेगी, 75% लाइट आगे जाएगी जो प्रिज्म से पास होगी, और उसका जब आप आउटपुट देख रहे हैं तो अपने को आउटपुट इस तरीके का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे वो हमें क्या दिखा रहे हैं कि जहाँ पे ये डार्क आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो वेवलेंथ है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो इस सैंपल ने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एमिशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक एक्साइटेड सैंपल को, और एब्जॉर्प्शन में हम लोग सैंपल कर रहे हैं एनर्जी या लाइट का जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसे। तो ये दोनों में फ़र्क ये हो गया कि यहाँ पर जो स्टडी आउट हो रहा है वो पार्ट हो रहा है स्टडी आउट जो हमें दिख रहा है और जो एब्जॉर्ब हो चुका, लेकिन हम लोग एमिशन पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या हमें विजिबिलिटी है। यहाँ पे हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं कि जो एब्जॉर्ब कर लिया है, जो डार्क लाइंस बनी है उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, ये आपकी बुक में नाम दिए हुए हैं, इसको हम लोग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। जैसे एटॉमिक एमिशन है वैसे ही एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है। अगर एमिट कर रहा है तो एटॉमिक एमिशन बोल दो, और अगर वो एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमिना है तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बोल दो। और इस स्टडी को, किस स्टडी को, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इस स्टडी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये वो फील्ड है जहां पर आप क्या लाइट एमिट हुई है, क्या एब्जॉर्ब हुई है, जब आप इसकी स्टडी कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग विच फील्ड, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डीलिंग आप लोग कर रहे हो।
तो अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई, यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया कि हमारे पास जो ये डार्क लाइंस बनी है, ये वही डार्क लाइंस हैं जो कि मुझे एमिशन स्पेक्ट्रा में देखने को मिल रही थी। तो इसका मतलब है अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट है आपके पास तो उसकी जो लाइंस होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एक बेहद ही दिलचस्प फैक्ट उनको निकला कि अगर सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन गैस का सैंपल हो, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस का सैंपल हो, सपोज करो मैं पहले एक्साइटेड वाले सैंपल की बात करता हूं, एक्साइटेड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, तो जब मैं उसको प्रिज्म से पास करवा के देखता हूं और उसका आउटकम चेक करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे वहां पर कुछ लाइट दिखाई देती है, कुछ लाइट जो वो एमिट करेगा। लेट मी से मुझे L1 जो है या L2 है वो ऑब्जर्वेशन हो रही है, मुझे क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, L1 एंड L2 ये वेवलेंथ मुझे दिखाई दे रही है जब मैं हाइड्रोजन का एक्साइटेड सैंपल को प्रिज्म के थ्रू देखता हूं। तो ये क्या एमिट कर रहा है, L1 और L2 वेवलेंथ एमिट कर रहा है, सपोज कर लेते हैं हम। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिया अगले, तो ये तो हो गया एमिशन वाला फिनोमिना, दिस इज एमिशन। एमिशन क्या एमिशन हो रहा है, L1 और L2 वेवलेंथ एमिट हो रही है। अब लेते हैं व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट को मैंने पास करवाया मटेरियल से, और मटेरियल को है मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मटेरियल है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, व्हाइट लाइट को कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी पार्ट क्या करेगा, वो प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे। तो जो मैं आउटकम देख रहा हूं वो मैं आउटकम क्या देख रहा हूं कि वहां पर L1 और L2 ये दोनों क्या हो जाएंगी, मिसिंग हो जाएंगी। L1 और L2 मिसिंग होगी, बाकी सारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज मुझे मिल जाएंगी, लेकिन L1 और L2 विल बी द मिसिंग। और ये L1 और L2 कहाँ पे देखने को मिल रही थी, जब आप हाइड्रोजन का एक्साइटेड सैंपल उठा रहे थे। तो यानी कि यहाँ पे L1 और L2 क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो दैट इज व्हाई दिस एब्जॉर्प्शन एमिशन। तो इसका मतलब है जो एक्साइटेड सैंपल आउटकम देगा वही आउटकम वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इस तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। इसी मेथड से रुबीडियम लिखा हुआ है, सीजियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम डिस्कवर हुए, और हीलियम भी। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये टेस्ट यूजफुल है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो ये तो अब मुझे पता चल गया कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरा करते हैं। अब सुनिए लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बाल्मर ने जब ऑब्जर्वेशन निकाली अपनी, तो उन्होंने इस जो लाइंस निकल रही थी उनके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया, वेव नंबर के साथ एसोसिएट किया, दैट इज इक्वल टू 109,677 1/2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे पहले तो ये बाल्मर सीरीज की बात है। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होता है, जब आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर 2 फिक्स कर देते हो, एक्चुअली n1 और n2 होता है। मैं आपको n1 और n2 से करवाता हूँ, समझ में आएगा आपको। n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, बाल्मर सीरीज व्हेन n1 इज इक्वल टू 2। जब n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसको बाल्मर सीरीज बोलेंगे। ये क्या चीज़ है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो सैंपल है, जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे एटम्स और वापस ग्राउंड पर आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। तो वो जो वेव नंबर है, जो लाइंस है, उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है 109677, जो एक कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात कर रहा हूँ,
जो कि विजिबल लाइट का पार्ट होती है हमेशा, तो n1 की वैल्यू 2 पुट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो एनर्जी लेवल है वो इस समय क्या है, 2 है। तो फिर n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन हो सकती है। मतलब स्टार्टिंग में आपका जो एटम था वो n1 2 पे था, एनर्जी मिली तो वो चला गया सपोज कर लो 3rd पे, सपोज कर लो 4 पे, सपोज कर लो 5, 6, 7 किसी पे भी चला गया, और जब वो वापस अपने ग्राउंड पे आएगा तो फिर वो क्या करेगा, एमिशन करेगा, और वो एमिशन को वी कॉल वेव नंबर। तो इस चीज़ को हम लोगों ने वेव नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो मतलब अभी आपका सपोज करो ग्राउंड स्टेट n1 इज इक्वल टू 2 है, एनर्जी दी तो वो एक्साइटेड होके 3rd पे भी जा सकता है, 4th पे भी, 5th पे भी। हमने बात की ना ये चीज़ कि डिपेंड करता है ना कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जितनी एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी आप ज़्यादा आगे तक जाओगे। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी सीरीज बनती हैं। तो हम लोग एक बार उनकी वैल्यू लिख लेते हैं। मतलब तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं हम लोग, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677, आई थिंक यही चीज़ है, यस। और फॉर्मूला हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो अगर n1 की वैल्यू 1 होती है, इधर लिख लेते हैं, इसका ऐसे बना लेते हैं अपन बॉक्स, n1 n2 और ये और ये नहीं। ओके चलिए अब सही है। पहली होती है एक्चुअली लाइनमैन सीरीज, n1 की वैल्यू 1 होगी यानी कि फर्स्ट ग्राउंड लेवल 1 माना जाता है, और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक। और जिस रीजंस में हमें लाइंस देखने को मिलती है, वो देख तो नहीं सकते, बस जहाँ रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट। फिर उसके बाद आता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू 3, 4, 5 सो ऑन कुछ भी हो सकती है, और रीजन जो होता है वो होता है विजिबल। ये हमें क्लियरली दिखेगा क्योंकि ये कलर्स हैं, रेड आपका, वाइट, रेड, इंडिगो, वॉयलेट, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारा। उसके बाद आती है हमारे पास पैशन, पैशन आएगी, यस। पैशन में n1 की वैल्यू 3 है और n2 की वैल्यू एक ज़्यादा से शुरू हो जाएगी 4, 5, 6, और ये आती है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड में। उसके बाद आता है ब्रैकेट, BRAC, आई थिंक KETT, यस, ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज में n1 की वैल्यू 4 है यानी कि ग्राउंड स्टेट 4 पे शुरू होगी और 5, 6, 7 तक जा सकती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। एंड नेक्स्ट वन इज P फंड, इसमें 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाएगा और ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। इसके अलावा एक और होती है हम्फ्री सीरीज, लेकिन एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं है, उसमें n1 की वैल्यू 6 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 7, 8 सो ऑन चली जाएगी, हम्फ्री बोलते हैं। तो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, रीफर, तो ऐसे अलग अलग रीजंस के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, जो ये आपको अच्छा सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक कांस्टेंट है जिसका नाम है राइट बर्स कांस्टेंट, RYDBERG, राइट बर्स कांस्टेंट। तो ये आपको दिमाग में रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको समझने को मिलेंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या था कि कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सभी सैंपल्स शो करेंगे। आप कोई मर्जी सैंपल उठा लो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज़ यूनिक। ये तो बात क्लियर है कि हर एलिमेंट का जो ये स्पेक्ट्रा बनने वाला है, जहाँ पे वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा, वो यूनिक है।
और रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, और जो लाइन स्पेक्ट्रम में रेगुलरिटी है वो भी सब में देखने को मिलती है, जैसे कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो ये सारे एलिमेंट शो करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन जो राइज हो रहे थे कि ये सिमिलैरिटी क्यों शो कर रहे हैं, और सेकंड है कि क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना है। इनके आंसर्स अभी जानने बाकी थे। तो एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करें कि जो n2 की वैल्यू है वो हमेशा n1 से एक ज़्यादा है, वहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे अगर n1 की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2, फिर अगर आप आगे आगे जाओगे तो 3 4 5 सो ऑन होगी। तो मतलब जो पहली वैल्यू है n2 की वो हमेशा n1 से एक बड़ी होती है और वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। आप उसको ऐसे लिख सकते हो n1 + 2 n1 + 3 n1 + 4 सो लाइक दिस। अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 4 5। तो ऐसे अगर आप n1 के लिए 2 पुट करोगे, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। तो मतलब n2 जो है वो हमेशा n1 से एक कदम आगे चलता है और फिर वहीं से शुरू हो जाता है रेगुलर मैनर में। तो ये कहानी हमारी इस टॉपिक की यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और बातें करेंगे, कुछ अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।